वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है आज जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जो कि आपका कार्बन और उसके यौगिक है, जिसका नाम। इस चैप्टर को जो है पूरा नोट्स हम लोग जो है रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इस चैप्टर के आपका जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा नोट्स जो है शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो है चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका कार्बन से ही बनता है कि कार्बन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कार्बन क्या होते हैं ये आपको बताना होता है। तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर है कि कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। यह भूपर्पटी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे कार्बन के बारे में। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो जो है पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से देखिए क्या लिखा गया है कि यह भूपर्पटी में 0.02% कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि यह दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कार्बन पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाता है, या फिर जो है आपसे बोला जाता है कि कार्बन क्या है, कार्बन का परिचय दीजिए, तो ये जो है कार्बन के बारे में इतनी बातें आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग देखिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, कार्बन के ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। ठीक है, तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्माण होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो है आपका कार्बन का पहला उपयोग हो गया। उसके बाद जो है क्या उपयोग है कि इसके बने पदार्थों का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे काजल, ग्रेफाइट, कोयला आदि। ये सब जो है क्या है, ये सब कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, अब जो है कार्बन के अपर रूप के बारे में देख लेते हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, है ना। तो कार्बन के अपर रूप देखिए दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कि जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो उन तत्वों का, ठीक है, उन तत्वों का ये गुण अपरूपता कहलाता है और ऐसे तत्वों को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, अब अपर रूप जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और दो प्रकार के पढ़ेंगे तो उसमें जो है तीन तरीके के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है कार्बन के अपर रूप दो भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से जो है आपका ये जो वीडियो है एक तरीके से रिवीजन के रूप में ले लीजिए। ठीक है, ये आपको जो भी चैप्टर में पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कार्बन के अपर रूप दो भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया आपका कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, फिर दूसरा है आपका कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आ जाएगा, तो हीरा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा और जो है फुलरिंग। ठीक है, फुलरिंग क्या होता है अभी हम बताएंगे। उसके बाद देखिए जो अक्रिस्टलीय अपर रूप है, अक्रिस्टलीय में क्या आ जाएगा आपका कोयला आ जाएगा। ठीक है, लैंप ब्लैक आ जाएगा, ठीक है, काजल आ जाएगा इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब जो है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप है। आपसे जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कार्बन, जैसे ऑप्शनल में अगर दे देगा, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से हैं, या फिर अक्रिस्टल अपर रूप कौन से हैं। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है आपका जो है अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी में कि कार्बन के दो क्रिस्टलीय रूपों को लिखिए, या कार्बन के दो अक्रिस्टलीय रूपों के बारे में बताइए। ठीक है, तो क्रिस्टलीय में आपका जो है ये तीनों आ जाएंगे और अक्रिस्टलीय में जो है ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब हम हीरा देखते हैं कि हीरा क्या होता है, हीरा के बारे में जानेंगे, फिर जो है ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि कार्बन के जो है दो क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बताइए। ठीक है, तो ऐसे अगर 2 नंबर में या 3 चार नंबर में पूछ दिया,
अगर 4 नंबर में मान लीजिए पूछ दिया, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कि सिर्फ हीरा हो गया और जो है हीरा और क्या था, और एक जो है ग्रेफाइट था, ठीक है। एक लिख देंगे हीरा और जो है एक लिख देंगे ग्रेफाइट, इतना पर थोड़ी 4 नंबर मिलेगा, है ना भाई। इसके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा कि हीरा क्या है, और ग्रेफाइट के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही दो फेमस हैं, तो इन दोनों को जो हम लोग जान लेते हैं। हीरा देखिए क्या होता है, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु अपने आसपास के चार कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि क्या लिखेंगे, क्रिस्टलन श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है जिसके कारण यह प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को फैलाकर चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जो है आपका जो है हीरा के बारे में हो गया, ठीक है। हीरा के बारे में अगर देखिए 3 पॉइंट है तो मान लीजिए एक पॉइंट आपको नहीं भी याद होता है तो कम से कम 2 पॉइंट तो लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरा के कोई 2 उपयोग बताइए, ठीक है, तो उपयोग भी देख लीजिए, है ना। जैसे हीरा के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हीरा के जो उपयोग भी देख लेते हैं, हीरा क्या होता है वो भी देख लिया हमने, ठीक है। तो सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि जो है नहीं जानेंगे तो आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया तो आप जो है नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह कांच या कठोर पदार्थों को काटने में प्रयोग किया जाता है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, आभूषण बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका कि शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद हटाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, हीरा के उपयोग हो गए, ठीक है। अब जो है ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेफाइट क्या होता है तो देखिए क्या लिखेंगे कि यह काले रंग का कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। अरूप है लिखा हुआ है लेकिन ये अपर रूप होगा, ठीक है, अपर रूप, ठीक है। ये जो है अपर रूप है, इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है जिसके कारण चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो विद्युत का चालन करता है, अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये जो है आपका ग्रेफाइट के बारे में इतनी जानकारी जो है लिख देंगे, ठीक है। अब ग्रेफाइट का उपयोग देख लेते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए होता है, कहाँ कहाँ पर। तो पेंसिल की लीड या घड़ियों की कमानी बनाने में होता है ग्रेफाइट का उपयोग, और जो है उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। ये जो है आपका ग्रेफाइट का हो गया, ठीक है। अब जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कैसे किया जाता है तो उसके बारे में भी जो है जान लीजिए कि उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास को जो है प्राप्त करने हेतु क्या किया जाता है, ठीक है। करड़े हुआ है लेकिन ये करने होगा, ठीक है, करने, ठीक है। जहाँ अड़ा है वहाँ पर जो है न का सेंस है, ठीक है। या इस बात को जो है आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास मतलब क्या, मतलब ये कि इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको जो है उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास को प्राप्त करने के लिए कम से कम मिनिमम या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो जो है 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किस कहीं से ले ले या तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दे, तब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो ये जो है किया जाता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको लेना होगा तो इसको जो है ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए जैसे कार्बन का जो है आपका जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 4, ठीक है। अब इसको उत्कृष्ट अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 2 होना चाहिए या तो फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 2 होना चाहिए, ठीक है। यस जो ऑर्बिटल होता है इसका सब ऑर्बिटल, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। अब इसको 8 करने के लिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो इसको जो है ज़्यादा ऊर्जा जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके या तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसमें यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा कि देखिए जब ज़्यादा लेना पड़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा लेने में जो है ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है लेने के से अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तब ये जो है उत्कृष्ट अभिविन्यास को जो है प्राप्त कर लेगा, ठीक है। हालांकि ये अभिविन्यास वाली चीज़ें जब आप जो है 11th में जाएंगे तो वहाँ पर जो है 11th 12th में अच्छे से जो है बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट अभिविन्यास को
प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है आप भी इसी तरीके से जो है एग्जाम में लिखिएगा। कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक में 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ठीक है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। तब कार्बन अन्य परमाणुओं अथवा अन्य, ठीक है, अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझाता है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना सकता है बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जैसे तत्व देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी में सक्षम है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सहसंयोजी आबंध पर जो है टिप्पणी लिखिए या सहसंयोजी आबंध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजी आबंध यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजी आबंध यौगिकों के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते हैं, ठीक है। अब कार्बन की जो है सर्वतोमुखी जो प्रकृति होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि कार्बन की कौन कौन से प्रकृति होती है, ठीक है। तो देखिए सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है। इसके दो कारक हैं। सबसे पहला कारक क्या है, सबसे पहला कारक है कि श्रृंखलन, यानी कि ये जो है श्रृंखलाएं बना सकता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल होती है, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका कार्बन जैसे है तो ये जो है आबंध बना सकता है, ठीक है। 4 आबंध मिनिमम जो है बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसी को जैसे देखिए ये कार्बन है, 4 ये बना लिया, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर भी कार्बन है तो ये भी इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। तो 4 ये बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक कार्बन है तो 4 जो है ये भी बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कि ये जो है श्रृंखलन एक श्रृंखला के रूप में बनाने की प्रवृत्ति को रखता है, ठीक है। उसके बाद चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता मतलब कि 4 संयोजक तरीके से बना सकता है। अभी हमने बताया ना आपको कि कार्बन एक जो है कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो है 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है चारों तरफ से अपने, ठीक है। तो इस वही जो है लिखना है। तो देखिए कार्बन चतुसंयोजक प्रकृति का तत्व है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजित तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है जिसके कारण यौगिकों की विशाल संख्या है, ठीक है। अब देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में आपसे पूछता है कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति आप जो है कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो ये जो है आप लोग समझ लीजिए कि किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न उपसर्ग या अनुलग्न यानी कि प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। अब कार्बन के यौगिकों के जो है रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक हम जो है भौतिक गुणधर्म देख रहे थे। अब कार्बन यौगिकों के जो है रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं ये भी जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका दहन, ठीक है, दहन। तो देखिए यह इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ये यौगिक वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं,
ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे ये CH4 है, ठीक है, मीथेन है, ये जो है ऑक्सीजन यानी कि दहन दहन करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ये देखिए यहाँ पर ये जो है दहन हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है ऊष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया प्लस H2O यानी कि जल बनाया प्लस ऊष्मा बनाया और जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये जो है दहन की प्रक्रिया है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के दहन के बारे में अगर आपसे पूछता है तो ये लिख कर जो है इस रिएक्शन को आप लोग जो है दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपसे जो है कार्बनिक यौगिकों के आक्सीकारक प्रकृति के बारे में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होता है तो देखिए जैसे KMnO3, ठीक है, ये जो है क्षारीय होता है और ये जो है अम्लीय होता है K2Cr2O7। ठीक है, KMnO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये जो है ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों पर, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिकों द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है एवं हाइड्रोजन पृथक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है। ठीक है, जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल से जब एथेनोइक अम्ल बनाएंगे तो इसमें उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रवृत्ति है देखिए कार्बनिक यौगिकों का कि संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है संकलन अभिक्रिया कैसे करते हैं भैया देख लेते हैं। तो देखिए निकेल पैलिडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, इसी को हम जो है संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे कहते हैं, ठीक है, तो देख लो भैया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी। ठीक है, इसको भी याद कर लेना जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनाभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। ठीक है, हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं की को प्रतिस्थापन करता है, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगा तो ये जो है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और जो है आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रिया जो है जो पहला चैप्टर वाला जो हमने नोट्स दिया था आपको, ठीक है, उसमें जो है सब कुछ आपको बता दिए हैं। ठीक है, जब पहला चैप्टर का जो है नोट्स से जो हमने रिवीजन कराए थे उसमें देखेंगे तो उसमें जो है सब कुछ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों के जो है आपका कार्बनिक यौगिकों का जो विभाजन है वो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, वैसे ये इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं, अगर आप लोग देखना चाहें तो जो है समझिएगा। कार्बनिक यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं, विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक और एक होते हैं समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक। विपरीत यानी कि खुली श्रृंखला और समृद्ध को बोलते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है, अब ये जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक जो है व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब और ये जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये जो है दो तरीके के होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, एरोमैटिक, ठीक है, एरोमैटिक, और इसको जो है ऊपर देख लिख लीजिएगा एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक। ठीक है, ये जो है आपका जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है,
अब इसमें देखिए व्युत्पन्न वाले में CH4 CH3OH लिख सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन में लिख सकते हैं CH4 भी आ जाएगा, ठीक है, C2H6 आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है लिख सकते हैं। और एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, बेंजीनॉइड आ जाएगा, ठीक है। और एरोमेटिक में आपका दो तरीके का होता है, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। और जो एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक इसमें भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, एक होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन की प्रकृति कैसी होती है कि ये जो है त्रिभुजाकार आकृति का बना आता है संरचना, और जो साइक्लोब्यूटेन होता है वह जो है चार भुजाओं वाला मतलब कि चतुष्भुजा वाला आपका जो है संरचना बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा जो कार्बनिक यौगिक के बारे में, कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर था उसका जो है पूरा नोट्स है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए पूरा नोट्स जो है बनाने में और जो इनको आपको आपके यहाँ प्रोवाइड कराने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और सारे चैप्टर के नोट्स आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी चैप्टर के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है आपको ऐसे ही सारे वीडियो में जो है मिल जाएंगे। आप लोग उन्हें देखकर जो है रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप पढ़ लिए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जो है एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।